हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पार्ट 2 है, यानी सेकंड पार्ट है। कल हमने पार्ट 1 कराया था, उसमें हमने सेक्शन ए बी सी डी करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन जो ई है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर जो है वो केंद्रीय विद्यालय का है, किसी स्टूडेंट ने हमें भेजा था। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप वहाँ मैसेज कर दीजिए, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए, सेक्शन ई जो है हमारा उसको करने वाले हैं। इसमें ना हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शन में। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताने आपको और परिणाम बताने हैं, ठीक है। 3+3 यानी कि कारण 3 नंबर के और परिणाम भी 3 नंबर के। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने जो सुधार किए थे, इनके सुधारों का सोवियत संघ पे क्या प्रभाव पड़ा था। 6 नंबर, यानी आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, तब आप इसका आंसर बता सकते हैं। एक बार इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, 28वां, आसियान क्या है और आसियान के जो समुदाय थे, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है कि चीन, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे चीन आएगा। चीन का एक आर्थिक महाशक्ति बनने के पीछे क्या कारण है, चाइना कैसे मतलब एक आर्थिक महाशक्ति बन गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। एक बार क्वेश्चन आप देख लो। 29 क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जो करने में आने वाली जो कठिनाई है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करना है और इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको बताना है। एजेंसी जो है उसके बारे में बताना है, इसकी एजेंसी कैसे काम करती है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, इसके ऑप्शन में भी आपके सामने 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो पहले 3 आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था उसके बारे में आपको बताना है। और इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है कि 1971 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी का जो बहुमत प्राप्त हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है, इसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन ई। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताने और परिणाम बताने। तो सबसे पहले कारण पे डिस्कस करेंगे। सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, एक महाशक्ति था जिसने हमेशा से यूएसए को टक्कर दी थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, आपने देखा था। तो यूएसएसआर जो था काफी बेहतर था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका विघटन हो गया। तो विघटन के कुछ कारण ये थे कि इसमें नौकरशाही का सिकंजा कसता चला जा रहा था, ठीक है। जो इसकी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन जो था बहुत बुरा था, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, यानी कि जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थे। हथियारों की होड़ लगी हुई थी, यूएसए से कंपटीशन था, यूएसए के बराबर होना था। तो होड़, हथियारों की होड़ के कारण जो इनके पास संसाधन थे उसका दुरुपयोग कर दिया इन्होंने, ठीक है, जिससे जनता को नुकसान हुआ। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद करते जाइए। 3 ही पॉइंट आपको लिखने हैं, यहाँ पे 1-2 एक्स्ट्रा बताए हैं पर 3 ही काफी है। और इसके बाद है कि गोरबाचेव जो थे, इनके सुधारों की नीति, हालांकि ये तो सुधार करने आए थे, इनकी जो पॉलिसी थी वो ठीक थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुधारों की जो नीति थी वो उल्टी पड़ गई और इसकी वजह से भी विघटन हुआ, ठीक है। तो ये भी एक कारण बन जाएगा। तो इसमें से कोई भी आप 3 पॉइंट बता सकते हो। इसके बाद बात करेंगे परिणाम की। परिणाम क्या हुए विघटन के। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है, यानी खत्म हो गई। इसके बाद हथियारों की होड़ जो थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर इनके बीच में ही था। लेकिन जब एक महाशक्ति खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक शीत युद्ध भी जो है वो समाप्त हो जाता है। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना। नए देशों का उदय हो गया, जो यूएसएसआर में जो देश थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे, ठीक है। यूएसएसआर से अलग हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके, तो कहीं ना कहीं नए देशों का उदय हुआ। तो ये कुछ इसके परिणाम है, इसमें से कोई 3 पॉइंट आपको लिखने थे। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन, यानी जो आपका 27वां क्वेश्चन था, इसी के ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ था। वो ये था कि गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों, जो सुधार थे उसका सोवियत संघ पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, ठीक है। ये चाहते थे कि जो सोवियत संघ में कमियां हैं उसको सुधार दिया जाए। लेकिन गोर्बाचेव ने जब ये सुधार करने का प्रयास किया तो इनकी खुद की पार्टी के लोगों ने ही, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जो नेता थे, उन्होंने ही इनका विरोध करना शुरू कर, ठीक है। फिर क्या होता है इसे समझिए। मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार थे, इसमें इन समस्या, जो ये राजनीतिक और जो आर्थिक समस्या जो थी, इन समस्याओं के समाधान का वायदा करा था कि भाई ये समस्या सुलझा देंगे,
ठीक है, गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम के देशों के बराबरी में लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोर्बाचेव जो थे वो तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे, यानी कि वो समस्याओं को धीरे धीरे सही से तरीके से सुलझा रहे थे, लेकिन सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास जो था वो भी ठीक था, फिर भी विघटन हो गया। यानी ये सही कर रहे थे सब कुछ, लेकिन फिर भी विघटन हो गया। क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन ये था कि देखिए, जब गोर्बाचेव ने ये कहा कि वो यहाँ पे सुधार करेंगे, तो जो जनता थी उनके मन में बहुत ज्यादा आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पनप गई। उन्हें लगा कि भाई ये व्यक्ति जो है ये सुधार कर देगा, ठीक है। लेकिन उनको एक विश्वास भी था कि ये सुधार करेगा, लेकिन थोड़ा सा अविश्वास भी था। अविश्वास इसलिए था क्योंकि जो गोर्बाचेव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी से जनता अच्छे से समझती थी कम्युनिस्ट पार्टी कैसी है, उसके लोग कैसे हैं, उसके नेता कैसे हैं। ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव जब सुधार करने आए तो कहीं ना कहीं उनके मन में कई सारी आकांक्षाएं आई, और उन्हें लगा कि भाई अब धीरे धीरे ठीक होगी चीजें। लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो सकता ना, जितना ज्यादा नुकसान हो चुका था सोवियत संघ को, वो तुरंत नहीं ठीक किया जा सकता। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि मैं यहाँ पे सुधार की नीति चलाऊंगा, सुधार दूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन, दो दिन, 4 दिन में सुधर जाएगा। वर्षों लग जाएंगे, ठीक है, कई साल लग जाएंगे, और लोगों में इतना सब्र नहीं था। तो ये एक कारण बन जाता है सोवियत संघ के विघटन का, ठीक है। इस पर काबू पाना एक तरह से असंभव हो गया था, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। फिर सोवियत संघ में जो जनता थी उसका एक तबका जो था वो ये सोच थी उनकी कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठानी चाहिए, यानी बहुत तेजी से सुधार करने चाहिए, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ये जो लोग थे ये उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे थे और निराश हो गए थे। उन्हें मतलब उनकी जो स्लो, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि जो ये सुधार कर रहे हैं वो उतनी तेजी से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा था शायद ये धीमी गति से हो रहे हैं। तो ये एक कारण था। तो यही कुछ प्रभाव हुए कि इनके सुधार जो थे वो मतलब इनकी नीयत जो थी वो ठीक थी, सोवियत संघ को सुधारना चाह रहे थे, वहां पे जो कमियां थी उसको ठीक करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं विघटन का कारण हो गया, क्योंकि लोगों को मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी पे भरोसा नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते थे। हाँ, ये क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया है, ये पिछली स्लाइड का रह गया, इसे इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, 28वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि आसियान क्या है और आसियान समुदाय के उद्देश्यों के बारे में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, दोबारा से आप देखिए। ये रहा क्वेश्चन। आसियान क्या है, आसियान समुदाय के उद्देश्य बताने, और इसी के ऑप्शन में चीन कैसे आर्थिक महाशक्ति बन गया, ठीक है। तो चलिए आसियान वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। देखिए, आसियान क्या है इसे समझते हैं। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसकी सदस्य संख्या जो है वो 10 है। शुरू में 5 थे इसमें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन बाद में 5 और देश जुड़ गए थे, जिससे इसकी संख्या जो थी वो 10 हो गई थी, ठीक है। तो बेसिक सा इतना लिखना है। थोड़ा और लिख सकते हो कि बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना हुई थी, चाहो तो लिख सकते हो एक दो पॉइंट, लेकिन हमें आसियान के बारे में बताना था, तो ये 2-3 लाइनों में इतना बता देना, ठीक है। इसके बाद देखो, ये तो हमने इतना बताया है। आगे पूछा हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि आसियान समुदाय जो है उसके उद्देश्य के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए देखें, अब आप यहाँ पे ये चाहें तो ये लाइन इग्नोर कर सकते थे, इतना आप डायरेक्ट ही उद्देश्य बता सकते थे। ये यहाँ पे जैसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 पॉइंट है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, ठीक है। समझिए, देखिए क्या हुआ कि 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पे आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। यानी कि कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की से मिलता जुलता है, यूरोपीय संघ ने भी ऐसा कुछ प्रयास किया था, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इग्नोर कर सकते थे, बाकी आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे पे, क्योंकि आपसे ये पूछा हुआ है कि जो ये समुदाय थे इनके उद्देश्य क्या थे। तो देखिए, पहला जो है आसियान सुरक्षा समुदाय, इसका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पे आधारित है, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्रीय विवाद है उसको सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना, उसको बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए सुलझा लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। इसके बाद है दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। नाम से ही पता लग रहा है आर्थिक, ठीक है। तो आर्थिक, कुछ आर्थिक ही होगा, तो चलिए समझते हैं। आसियान देशों के बीच में साझा बाजार हो, उत्पादन आधार तैयार करना, और इलाके के जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें मदद करना, ये इसका आसियान का आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, व्यापार में बढ़ोतरी करना, फ्री मुक्त व्यापार को बढ़ाना,
ठीक है, आर्थिक लाभ कमाना और उसका वितरण करना, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। बहुत ही सिंपल है, इसका है सीधा सीधा कि सदस्य देश जो भी है इसके इसके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये तीनों समुदाय के बारे में आपको इसके उद्देश्य बताने थे, जो कि आपको आंसर में दिख। अब एक बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि चीन, इसके ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन में आपको दिया होगा कि चीन एक आर्थिक महाशक्ति बनने के पीछे क्या कारण है, क्यों चीन इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। तो देखिए इसके कई कारण हैं। जैसे कि देखिए चीन के आर्थिक सुधार की नीति, चीन के जो नेता थे उनके उनके द्वारा जो लिए गए जो फैसले थे वो कहीं ना कहीं चाइना को एक आर्थिक महाशक्ति की ओर ले गए थे। ठीक है, जैसे कि चीन में जो आर्थिक सुधार किए गए, ये नीति आपको पता है कि 1978 में ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई थी, जो कि देंग शाओपेंग के द्वारा अपनाई गई। ठीक है, देंग शाओपेंग के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हुई। इससे क्या हुआ, इनका व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ा तो उससे इनको विदेशी मुद्रा मिलने लगी, इनको बेनिफिट होने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद इन्होंने क्या करा, खेती का और उद्योगों का निजीकरण कर दिया। खेती का उद्योगों का जब निजीकरण हुआ तो उससे इनको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, इससे भी कहीं ना कहीं चाइना जो है आर्थिक महाशक्ति बना, आप ये कह सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने व्यापार के नए कानून बनाए। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह पढ़ा होगा। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चाइना जो है वो एक महाशक्ति बना, आर्थिक महाशक्ति। ठीक है, यहाँ पे आर्थिक महाशक्ति की बात चल रही है, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना। इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि 1973 में जो यहाँ के जो चाउ एन लाई थे, चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का फैसला किया था। ठीक है, कौन से, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेना हो गया और साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया। इन 4 क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा, आधुनिकरण किया। ये भी कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक अच्छी नीति साबित हुई। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि चाइना जो था, इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। ठीक है, चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था, बल्कि इसने क्या करा था, इसकी जो अर्थव्यवस्था उसको चरणबद्ध तरीके से खोला, यानी स्टेप वाइज स्टेप। इन्होंने जो ये फैसले लिए ना, ये आराम आराम से लिए, एक बार में सारे फैसले नहीं लिए। जैसे कि देखो 1978 में इन्होंने ओपन डोर की नीति अपनाई। ठीक है, एक ये फैसला। फिर बाद में इन्होंने उद्योगों का और खेती का निजीकरण करा। ठीक है, ये फैसला हो गया है कि 1982 में, 1998 के आसपास ये हुआ था निजीकरण। फिर व्यापार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जो नए नए कानून बनाए, ये एक स्टेप हो गया। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि 1973 में स्टार्टिंग में ही बता देना था ये पॉइंट आपको कि इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण करा, तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं और धीरे धीरे इनको लाभ मिलता जा रहा है, और इस तरीके से एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने में आने वाली कठिनाई के बारे में आपको बताना है कि जो यूएनओ है उसमें ना सुधार की बात चली है, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई आई है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें देखिए 3 पॉइंट है, सीधे सीधे आपको समझने। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सभी चाहते हैं कि यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, सुधार किया जाए, ये सभी चाहते हैं, लेकिन सुधार कैसे करना है इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। ये एक समस्या है। आपको यही तो बतानी है कि कौन सी कठिनाई आई, तो ये कठिनाई आई कि सुधार कैसे करना है, किन चीजों को लेकर कर। ठीक है, इसके बाद एक है सुरक्षा परिषद, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जो सुरक्षा परिषद है, इसको लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं विवाद रहते हैं। तो सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ाने की बात पे सहमति नहीं बन पा रही है। इसकी जो सदस्य इसके जो 2 तरह के मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद के, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसके 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी और एक होते हैं परमानेंट। परमानेंट मेंबर आपको पता है 5 ही हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। ठीक है, लेकिन टेम्परेरी मेंबर जो है वो उनकी संख्या 10। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन 5 की संख्या को भी बढ़ाया जाए और इस 10 की संख्या को भी बढ़ाया जाए, यानी संख्या बढ़ाने की जरूरत है आज के समय में, अगर देखा जाए तो, वर्तमान समय को देखा जाए। ठीक है, तो चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस पे सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बात चलती थी कि भारत को भी इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा उसका विरोध कर दिया जाता है, वीटो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो बात सहमति नहीं बन पा रही। तो सुरक्षा परिषद का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तो ये भी एक क्या है, एक कठिनाई है जो सामने आ रही है।
फिर इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव, जो यूएनओ का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव की बात की गई है। स्ट्रक्चर क्या है आगे एक क्वेश्चन है उस पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यूएनओ के स्ट्रक्चर के बारे में। फिलहाल यही समझ लो कि ये 3 पॉइंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करो, यानी पहले आपको यूएनओ के बारे में बताना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र स्ट्रक्चर बताना है, उसके बाद उसकी जो एजेंसी है उसके बारे में बताना है कि एजेंसी कैसे उसकी मदद करते हैं। तो देखिए हम बोलेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये लीग ऑफ नेशंस जो था इसका उत्तराधिकारी है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। ये तो हो गया यूएनओ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें आप बता सकते हो कि यूएनओ विश्व भर में शांति के लिए प्रयास करता आ रहा है, कई सारे विवादों को सुलझाने के लिए प्रयास करता है, विभिन्न देशों की सहायता करता है। इस तरीके के पॉइंट आप बता सकते हो, मूल्यांकन में ये सारे पॉइंट चल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर बताना है, इसका संरचना बताना है। तो आपको पता है कि जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि सचिवालय हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ठीक है, महासभा हो गई, और इसकी न्यासिता परिषद जो कि बाद में समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। तो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर था, कुछ ये इसकी बनावट थी, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपको बताना था। और अगर आप ज़्यादा देखो, ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि दो आप देखो इसे, 2 नंबर में आपको ये बताना था, 2 नंबर में आपको स्ट्रक्चर, और 2 नंबर में आपको इसकी एजेंसी कैसे काम करती है वो बतानी है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, जितना आपके सामने लिखा हुआ है, इतना भी करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो है वो कौन सी है और वो कैसे काम करती है। क्वेश्चन देखो दोबारा, क्वेश्चन में लास्ट की लाइन पढ़ो, इसकी जो एजेंसियां हैं, ठीक है, एजेंसियों की मदद से यूएनओ जो है वो कैसे काम करता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी एजेंसी कौन सी। तो ये कुछ इसकी एजेंसी है, जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएनएचआरसी हो गया, यूएनएचसीआर हो गया, अंकटाड हो गया, ठीक है। ये कुछ इसकी एजेंसी है, इसके जरिए यूएनओ काम करता है। अब देखिए यूएनओ जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी इंटरनेशनल, विश्व भर के लिए, दुनिया भर के देशों के लिए काम करता है, क्योंकि 193 इसके सदस्य देश हैं, यानी दुनिया भर के लिए काम करता है। अब यूएनओ जब दुनिया भर के लिए काम करेगा तो उसने अपने काम को आसान बनाने के लिए काम को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जैसे हेल्थ का काम है, हेल्थ से रिलेटेड जो काम है वो डब्ल्यूएचओ करेगा, यानी इनके काम को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको डिवाइड करा, ठीक है। फिर शैक्षिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उसके लिए यूनेस्को बना रखा है। चिल्ड्रन फंड के लिए, यानी बाल कोष के लिए, बच्चों के लिए दुनिया भर में जो काम किए जाते हैं, यूनिसेफ बना रखा है, ठीक है। विकास के लिए यूएनडीपी बना रखा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद आ गई मुझे, कई बार ना आपके सामने ये दे दिया जाता है, बता देते हैं कि बताइए, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बताओ, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूनेस्को का आपसे पूछ लेंगे, यूनिसेफ का पूछ लेंगे, यूएनडीपी का पूछ लेंगे, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि भाई मानव अधिकारों से रिलेटेड कुछ काम है तो उसके लिए मानव अधिकार आयोग बना दिया गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, ये हो गया। के बाद यूएनएचआर यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म बनेगा शायद। तो देखिए एक बार, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग जो है ये हो गया, अंकटाड हो गया। तो ये सारी एजेंसियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में इसको काम डिवाइड हो रखे हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं और ये यूएनओ की मदद करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अपने पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व जो था उसके बारे में आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कैसे था। तो देखिए क्या था कि स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी जो है एक सुसंगठित पार्टी थी, उस समय में सबसे पुराना राजनीतिक दल था, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये इसलिए जीती सारे चुनाव। और इसका जो नेटवर्क था वो बहुत बड़ा था, पूरे देश भर में था, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। जो करिश्माई नेता थे, जो फेमस नेता थे, चाहे वो नेहरू हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, ठीक है, अच्छे अच्छे जो नेता थे वो सभी क्या थे, इसके इसी में शामिल थे, कांग्रेस। फिर ये सबको साथ लेकर चलती थी, यानी कोई भी विचारधारा हो सबको साथ में लेकर चलने वाली इसका इसका नेचर था। तो इसलिए भी इसको प्रथम 3 आम चुनाव में क्या हुआ था, प्रभुत्व मिला हुआ था। फिर भारत की चुनाव प्रणाली भी कुछ इस प्रकार थी, इसकी वजह से भी इसको लाभ हुआ। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने थे, इसका विश्लेषण कर दे। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में दे रखा है कि 1971 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें इंदिरा गांधी के बहुमत के पीछे, इंदिरा गांधी को जो भारी बहुमत मिला उसके पीछे क्या कारण थे।
तो कुछ महत्वपूर्ण कारण तो ये थे कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी, आपको पता है बांग्लादेश नामक अलग देश बना दिया गया, बांग्लादेश संकट, उसमें भारत की कूटनीति और जो युद्ध नीति जो भी थी वो बहुत बढ़िया थी, ठीक है। इसलिए इंदिरा गांधी की जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से इंदिरा गांधी को काफी फायदा मिला, ठीक है, बहुमत मिला। दूसरा क्या है, इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो राजनीति की थी, इससे भी इनको लाभ हुआ था। प्रिवी पर्स की जो इन्होंने समाप्ति करी थी, इससे भी कहीं ना कहीं इनको लाभ हुआ। फिर गरीबों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए, वंचितों के लिए इन्होंने कई सारी स्कीम लेकर आए थे, ठीक है, कई सारी मतलब योजनाएं लेके आए थे, इससे लाभ हुआ। फिर बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, भूमि सुधार के लिए कानून लेके आए थे। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को फायदा मिला था 1971 के लोकसभा के चुनाव में, और वो जीती भी थी, बहुमत भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन पेपर का वो समाप्त हो जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दिया जाएगा, पीडीएफ को शेयर कर दूंगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ ऑलरेडी डाली हुई है, और हिंट के लिए मैंने कुछ आंसर लिख के भी डाले थे, जल्दीबाजी में लिखे थे, हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर आपसे हिंट हिंट के लिए आंसर दे रखे हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।